जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। रोजाना की तरह आज हम फिर हाजिर है उन इवेंट्स के साथ में जहां से आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल। जो लोग वीडियो पर पहली बार आए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ये जानने के लिए कि किस तरह से मिनिमम क्वांटिटी में हम मैक्सिमम क्वालिटी अटेन कर सकते हैं। कम समय में हम एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर कैसे कवर करते हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। 27 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में पहली बड़ी खबर जो हमारे पास आई वो अवार्ड सेक्शन से ली गई। पीआईबी पर यह पब्लिश किया गया कि भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 को प्रेजेंट किया गया। भारत के राष्ट्रीय भूविज्ञान जो पुरस्कार है उनसे साइंटिस्ट को सम्मानित किया गया। पिछले एग्जामिनेशन को अगर देखें गाइस तो हम ये देखते हैं कि अवार्ड वाले सेक्शन से कई बार सवाल पूछे गए, इसलिए हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस खबर को एनालिसिस करें तो कहेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 प्रेजेंट किए गए, ठीक, जिसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो 1966 में हुई थी, जिसका उद्देश्य जियो साइंस भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित करना था। 2024 में कुल 20 भूवैज्ञानिकों को 12 अलग अलग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनको 3 श्रेणियों में 3 अलग अलग डिवीजन में बांटा गया। पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को सॉलिड अर्थ एंड एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स के में अपने योगदान के लिए दिया गया। सेकेंड कैटेगरी में नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया शोभोधन नियोगी को, जिन्होंने मेघालय, झारखंड, बुंदेलखंड का जो क्रेटन है उसके टेक्टोनिक इवोल्यूशन पर अपनी शोध जो है वो की है। इसके अलावा नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है विभिन्न अलग अलग लोगों को सम्मानित किया गया इस पर्टिकुलर पार्ट से। अब यहां से सवाल किस तरह के पूछे जा सकते हैं तो सुनिए। जैसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार अवार्ड की शुरुआत कब की गई? नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 किसे प्रदान किया गया? सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यंग साइंटिस्ट जियो साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया। तो ये वाला सेगमेंट आपके लिए आगामी एग्जामिनेशन के हिसाब से हमारा जो एक्सपीरियंस है उस आधार पर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से हम लोगों ने ली है, जिसमें कहा गया कि दिल्ली गेट इट्स फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। भारत का पहला टिश्यू बैंक जो है उसको ओपन किया गया भारत के राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। अब यहां से किस तरह की चीजें हैं तो इसे एनालिसिस कर लेते हैं गाइस, समझिए। दिल्ली सरकार के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में दिल्ली का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक की शुरुआत की गई। यह भारत के किसी भी डेंटल संस्थान का पहला टिश्यू बैंक है। मुख्य उद्देश्य बोन ग्राफ्टिंग व टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन को सुलभ, सस्ता और सुरक्षित बनाना है। तकनीकी सहयोग इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से ट्रेनिंग लेकर आई फैकल्टी और स्टाफ का जो एलोग्राफ्ट है उन लोगों द्वारा इसे तैयार किया गया है, जिसमें बोन शॉ मशीन, यूवी लेमिनेयर फ्लो चैम्बर, ऐसे और भी बहुत सारी नई नई मशीन जो है वो स्थापित की गई है। उपयोग इसका डेंटल सर्जरी में किया जाएगा और मेडिकल अगर बात की जाए तो ऑप्थेल्मोलॉजी और डर्मेटोलॉजी के मरीजों को इससे लाभ जो है वो होने वाला है। अब यहां से किस तरह का क्वेश्चन बनने की संभावना है तो सुनिए। दिल्ली का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहां स्थापित किया गया? सेंट्रल टिश्यू बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चन यहां से बनने की संभावनाएं बनती है। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी न्यूज जो है वो फिर अवार्ड से निकल कर आई जब हमने खबर देखी द हिंदू में कि इंडियन इन अमंग द 3 एंटरप्रेन्योर्स अवॉर्डेड द यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ प्राइज। ठीक है, तो यूएनईपी या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ प्राइज जो है उसका अनाउंसमेंट हुआ, जिनमें 3 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें से एक भारत के एंटरप्रेन्योर जो है वो शामिल है। इस खबर को एनालिसिस कर लेते हैं, बड़ी है और शायद यहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बाकी सबसे थोड़ी ज्यादा दिखती है। जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है प्रोग्राम के 2017 से यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के युवा पर्यावरण जो नव प्रवर्तक है उनको पहचान और समर्थन देना है, जिसमें 2025 के विजेता में भारत की जिनाली मोड़ी, ठीक है, जो बेनोफी लेदर केले से अवशिष्ट से लेकर लेदर विकल्प के रूप में जिन्होंने शुरुआत की है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इसके अलावा केनिया से, फिर एक अमेरिका से अलग अलग साइंटिस्ट को इसमें क्या है इंक्लूड किया गया है। भारत में अगर योगदान की बात की जाए तो जिनानी मौर्य ने बेनोफी लेदर की जो स्टार्टअप की स्थापना की है, जो केले के फसल के जो अपशिष्ट है उससे प्लांट बेस्ड लेदर का निर्माण कर रही है। यह पारंपरिक चुनना में जो चमड़ा है उसकी तुलना में 90% 5% तक कम पानी जो है उसको यूज करता है, मतलब उसे बचाता है, और 90+% जो एनवायरमेंटल है उसको प्रोटेक्शन करने में मदद करता है। अब यहां से सवाल किस तरह के पूछे जा सकते हैं तो सुनिए, यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? 2025 के यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार में भारत से किसे चुना गया है? बेनोफी लेदर जिनोली मोदी द्वारा स्थापित स्टार्टअप किस अपशिष्ट से लेदर विकल्प तैयार करता है? ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाने की संभावना है। अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके ओपिनियन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लगातार 3 महीने से हम, तीसरा महीना हमारा ये चल रहा है जब हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, और वास्तविकता में करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। आगे बढ़ते अगली बड़ी न्यूज को देखते हैं। अगली बड़ी न्यूज जो है वो लद्दाख से। वर्तमान में आपने देखा होगा कि किस तरह से लेह में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक फाइट है वो हो गई, एक वायलेंस देखने को मिला जिसमें 4 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये पूरा वायलेंस हुआ एक प्रोटेस्ट के कारण जिसे लीड कर रहे थे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट के रूप में जाने जाने वाले सोनम वांगचुक, जो 3 इडियट्स में इंस्पायर्ड जो एक किरदार था रेंचो का, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड था और काफी पॉपुलर है यूथ जनरेशन। अब इनके साथ जब ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद सीबीआई ने इनके खिलाफ एक केस जो है वो रजिस्टर किया, और इनका जो एक एनजीओ था उस एनजीओ को जो एफसीआरए लाइसेंस मिला था उसको सरकार द्वारा कैंसिल करके इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी। अब ये सोनम वांगचुक से शायद सवाल ना पूछे जाए, पर यहां से एक पॉइंट न्यूज में आया और वो है आपका एफसीआरए लाइसेंस। ठीक है, अब ये एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये बड़ा न्यूज में है, तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं डीप। सुनिए, एफसीआरए जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1969 में पार्लियामेंट में एक कंसर्न आया कि बाहर से जो विदेशी फंडिंग आती है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भारत के पॉलिटिकल माहौल को, भारत की संप्रभुता को डिफेक्ट कर सकती है। जब 1969 में ये बात की गई तो उसके बाद इसके ऊपर एक कानून बनाने की प्रक्रिया जो उसकी शुरुआत हुई, जो 1976 इमरजेंसी के दौरान बन के तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए 1976, जिसके तहत विदेशों से जो भी फंडिंग आती थी उसके लिए एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो तय की। इस कानून को 2010 में आपका अमेंड किया गया और इसको कंसोलिडेट किया गया, द लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड एंड प्रोहिबिट देयर एक्टिविटी फॉर डिस्क्रिमिनेटल नेशनल इंटरेस्ट। इनके जो डिट्रीमेंटल 2010 में एक अमेंडमेंट करते हुए इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भैया ऐसी कोई एक्टिविटी इसमें इंक्लूड नहीं होगी जो देश के इंटरेस्ट को क्या करे, डिमेरिट करे। 2020 में फिर इसे अमेंड किया गया और इसके अंदर जो एक टाइटर कंट्रोल और स्क्रूटनी जो है वो विदेशी फंडिंग के ऊपर इन एनजीओ पे लगाई गई। अब यहां से कई सारे चेंजेस जो है वो किए गए और ये सब आवश्यकता था किसी देश की संप्रभुता को बचाने के। अच्छा, अगर इस कानून को थोड़ा अच्छे से समझा जाए तो ये कानून क्या कहता है समझिएगा कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वो 1976 में शुरू किया गया। मेन अगर इसका जो पार्ट था वो ये था कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो भारत में कहीं भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, भारत के लोकतंत्र व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए तो उपयोग नहीं हो रहा, उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया कि प्रोविजन ये किए गए कि जो एफसीआरए है इसके तहत हर वो एनजीओ जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, शैक्षणिक संस्थान है, अगर वो बाहर से पैसा ले रहा है तो उसे गृह मंत्रालय द्वारा एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, तभी वो क्या करेगा, पैसा ले सकता है। और उसको जो भी पैसा उन्होंने लिया है उसके रिसिप्ट, उसका पर्पस और उसका जो भी लिमिटेशन लगा दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पे, उसका खर्च कैसे होगा, उन सब पर बेसिक प्रोविजंस जो है वो डाल दिए गए। यही कुछ अमेंडमेंट के साथ में इसे और क्या किया गया, एनहांस किया गया और इम्प्लीकेशन के आधार पर अगर बात की गई तो कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी गई। क्या क्लियर की गई समझिएगा, मैं इसको थोड़ा हिंदी में आपको समझा देता हूं। एफसीआरए के साथ में एक एफसीआरए को में एक सर्टिफिकेट जारी किया जाने लगा जिससे गृह मंत्रालय द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था। ये इसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल के लिए था
और 6 महीने पहले इसका नवीनीकरण आवश्यक कर दिया गया। इसमें प्रोहिबिट किया गया कि कोई चुनावी उम्मीदवार, राजनीतिक दल, पत्रकार, मीडिया हाउस, न्यायाधीश और सरकारी सेवक जैसे जो लोग हैं ये विदेशों से कोई भी फंडिंग नहीं ले सकते। यहीं पर उन्होंने अनुमति दी एनजीओस को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सामाजिक संगठन को जो नियम का पालन कर क्या कर सकते हैं, फॉरेन से फंडिंग जो है वो ले सकते हैं। 2020 में जो मुख्य संशोधन किए गए उसमें विदेशी धन जो अन्य एनजीओ को आया है उसके ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके ट्रांसफर का एक दोषी किन्हें पाया गया, सोनम वांगचुक को भी पाया गया। इसमें प्रशासनिक खर्च की सीमा 20% तय कर दी गई, मतलब जितना भी पैसा आया है उसको आप कंस्ट्रक्शन वगैरह बाकी एक्टिविटी में लगा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में 20% से ज्यादा आप पैसा यूज नहीं कर सकते। सभी फंड को एसबीआई एनडी की जो मुख्य शाखा है उसमें जमा करना होगा। आधार, पासपोर्ट, ओसीआई डिटेल्स सारी चीज अनिवार्य है। लाइसेंस निलंबन 360 दिन तक संभव है और पब्लिक सर्वेंट को विदेशी चंदा लेने पर रोक जो इससे संबंधित है। 2022 में फिर इसमें एक संशोधन करते हुए रिश्तेदारों से विदेशी जो धन सीमा है वो 10 लाख तक फाइनल कर दी गई और छोटे लेन देन के लिए अनुपालन सरल जो है इसके लिए बना दिया गया। अब इस आधार पर यहां से सवाल बनने की संभावना है सिविल सर्विस की मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। क्वेश्चन फंडामेंटल पूछे जा सकते हैं। एफसीआरए किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? हाल ही में किस संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया? ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत एनजीओ में प्रशासनिक खर्च की सीमा क्या तय की गई है? और एफसीआरए रूल अमेंडमेंट 2022 के तहत प्रवासी रिश्तेदारों से विदेशी धन की सीमा कितनी कर दी गई है? ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हम लोगों को लगती, जहां से आपको भी इसे क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। इससे संबंधित और भी कोई सवाल आपके मन में हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो सदर्न स्टेट्स हमारे पास आई, जहां एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है उन्हें बैन कर दिया, जो पल्लिकरनाई जो मार्शलैंड था उसके आसपास थे, और एक साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करवाने के लिए आदेश जो है वो दे दिया। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वेटलैंड्स हो गए, मार्शलैंड्स हो गए, ऐसे जो एरियाज जो नेचुरली प्रोटेक्टेड है उन्हें प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि एक नेचुरल बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। किसी भी फ्लड हो गया या बाकी जो चीजें हम अर्थक्वेक वगैरह आया, आपका सुनामीज वगैरह से प्रोटेक्शन के। अब ये पर्टिकुलर खबर जो है इसका एनालिसिस एक बार आप लोगों के लिए कर देगा इस कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सदर्न बेंच के आदेश जो है उसने जो पल्लिकरनाई मार्शलैंड से उसकी 1 किलोमीटर दूरी तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी और इसका वैज्ञानिक अध्ययन पूरा करने का क्या है, आदेश दिया है। ये अगर स्थान की बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आंशिक रूप से मीठा पानी यहाँ मिलता है और खारा पानी मिश्रित एक वेटलैंड ये जाना जाता है। ये 65 वेटलैंड का नेटवर्क है जिसके 2 आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये चेन्नई और वहां के एरियाज में एक्वेटिक फ्लड बफर जोन के रूप में क्या करता है, काम करता है। और ये भारत की तरफ से रामसर साइट जो है उस कन्वेंशन का भी हिस्सा माना गया है। अब यहां से प्रोबेबल क्वेश्चंस देखे जाएं तो पूछा जा सकता है पल्लिकरनाई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? पल्लिकरनाई मार्शलैंड किस अंतरराष्ट्रीय संधि के अंतर्गत आता है? और निम्नलिखित में से कौन सा जल निकास आउटलेट पल्लिकरनाई मार्शलैंड से जुड़ा हुआ है? जैसे हमने 2 नाम इसमें क्या है देखे हैं कि 2 आउटलेट्स है, एक के नाम है ओकियमादाऊ और दूसरा है कोवालम ग्री। ये दोनों बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। अब इस आधार पर अगर बात की जाए तो यहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं सिविल सर्विस जैसी एग्जामिनेशन में बनती। तो ये वो गाइस न्यूज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल। एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल है द विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट और सिंथेटिक कोर्ट? आपका करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए और सेशन आपको कैसा लगा ये बताना ना भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।